बाकी तो आज हमारा टॉपिक है बहुत ही बेसिक है, आप सब ये सब 12th में पढ़ चुके हैं, है ना? मैम सेल्स आवाज नहीं आ रही। ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, जिसकी बहुत ही बेसिक फिजियोलॉजी आज हमको पढ़नी है। व्हाट इज द सेल? सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द हेलो, हाँ, तो सेल मींस सेल इज अ बेसिक यूनिट। सबसे हमारे पूरे ऑर्गन सिस्टम में या पूरे ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या जो फंडामेंटल या जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दैट आर सेल्स, ठीक है। हमारे ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स। सबसे पहले सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। Then what are the tissue? Same type of cells when comprised and perform the same function. This is called a tissue. Okay. Okay. Then what are the organs? When different type of tissues combine and perform a same function, this combination is called as organ. अब कई सारे ऑर्गन मिलके या कंपोज होके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। Am I audible? यस मैम। यस मैम। तुम लोगों को जो क्वेश्चंस हो वो अपने पुट करते रहना, अदरवाइज ये बहुत बेसिक है जो तुम लोग पढ़ चुके हो आज का टॉपिक, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन या कंपोजिशन ऑफ मैनी ऑर्गन सिस्टम्स। तो ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन सीरीज। सेल्स सेम टाइप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बने, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बने। मतलब ऑर्गन्स में सेम टिश्यू नहीं होते, लेकिन एक टिश्यू में सेम सेल्स होती हैं। एक ऑर्गन को बनाने के लिए कई सारे टिश्यू, कई तरह के टिश्यू इकट्ठे होकर एक ऑर्गन बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन और कई तरह के ऑर्गन इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होने के बाद वो सारे कंपोजिट होकर ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेल क्या है, जो बता चुके हैं। सेल इज अ फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रॉबर्ट हुक ने इसे डिस्कवर किया था, ठीक है। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले एक लिविंग सेल डिस्क्राइब की थी। ये सब रटने वाली चीज थी पहले 12th में, अब इनकी जरूरत नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज। और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग होती है दैट इज न्यूक्लियस, और उसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, नाउ व्हाट इज द सेल थ्योरी? मतलब सेल थ्योरी का मतलब सेल से रिलेटेड एक थ्योरी दी गई कि कैसे सेल हमारी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो सेल थ्योरी क्या कहती है? इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। XYZ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, या तो वो सिंगल सेल का होगा या मल्टीपल सेल का होगा, लेकिन सेल का होगा, तो ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स मींस कंपोजिशन ऑफ सेल्स होके जो टिश्यूज बनते हैं उनके बने हुए होते हैं। नेक्स्ट, सेल थ्योरी शेयर that all cells arise from pre-existing cells through the process of cell division. हमारी लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल, और वो सिंगल सेल डिवाइड हो के पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर या ह्यूमन बॉडी बनाती है। तो ये सेल डिवीजन ये किस रीजन के थ्रू? सेल डिवीजन आप लोग जानते होंगे कि पता है, यूकैरियोट्स में अलग होता है, प्रोकैरियोट्स में आप लोग बैक्टीरिया वगैरह जो आते हैं आप जानते होंगे। सेल डिवीजन बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, और हमारे यहाँ क्या क्या होता है? मियोसिस माइटोसिस तो आप लोग पढ़ चुके हो। The body of next cell theory says that the body of living organism is made up of one or more cells. One cells का मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोर सेल्स का मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो एक सेल के ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो आप जानते हैं। एक सेल में क्या क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक है, अब देखिए सेल का साइज। सेल का साइज भी जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही सेल का साइज भी वेरी करता है। सेल का साइज कुछ फ्यू माइक्रोन से लेके फ्यू सेंटीमीटर्स तक हो सकता है।
स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, जो कि 12th में क्वेश्चंस भी आते थे, इस पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका जो साइज होता है दैट इज 0.1 माइक्रोन मीटर, ठीक है। और लार्जेस्ट लिविंग सेल क्या है, जो एक सिंगल सेल है लार्जेस्ट, दैट इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। इसका डायमीटर होता है 170 to 180 मिलीमीटर। ये सिंगल सेल होती है इतनी बड़ी। और एक पीपीएलओ इज आल्सो ए सिंगल सेल, लेकिन इसका साइज देखिए 0.1 माइक्रोमीटर। तो साइज वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया में सेल का साइज होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। मैम नर्व सेल भी तो लार्जेस्ट सेल होता है आई थिंक। क्या मैम लॉन्गेस्ट सेल तो नर्व सेल भी तो लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल नहीं होता है, लॉन्गेस्ट सेल स्क्लेरेनकाइमा सेल होता है, ठीक है। उसकी लेंथ कुछ सेंटीमीटर्स में होती है। नर्व सेल इज आल्सो मतलब लॉन्ग सेल है, वो लॉन्गेस्ट सेल नहीं है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा इज लॉन्गेस्ट सेल, उसकी लेंथ मिलीमीटर नहीं, माइक्रोन में नहीं, कुछ सेंटीमीटर्स में होती है, ओके। नाउ कम टू सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर सब जानते हो, पहले एक आउटर कवरिंग होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स पड़े रहते हैं, ठीक है। आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल किसमें होती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, ओके। सेल वॉल के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। और सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, ओके। मींस एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। अब आ गया सेल मेम्ब्रेन, ये कवरिंग हो गई। अब सेल मेम्ब्रेन कवर क्या करती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो कि कंपोजिशन है ऑफ साइटोप्लाज्म और कुछ स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। उन स्ट्रक्चर्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स का, उसमें न्यूक्लियस भी आता है, बाकी और जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब भी आते हैं। तो साइटोप्लाज्म प्लस ऑर्गेनेल मिलके बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। एंड इन प्लांट सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो एनक्लोज्ड बाय सेल वॉल, ओके। Now this is the structure of a, हेलो बेटा, ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को डायग्राम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in the middle there is nucleus. These are क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर जो ये थ्रेड लाइक या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन पे ये जो चिपके हुए हैं ये ब्लैक डॉट्स, दैट इज राइबोसोम। ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज बॉन्ड बॉडी। ये जो कवर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियोइड है, ओके। मैम प्रेजेंटेशन ऑफ हो गया। Now visible. These are mitochondria. These are microtubules. ओके, तो ये बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ओके। यस मैम। हेलो, Okay, ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ये सब कुछ भी Yes, एक्स्ट्रा ma'am. नहीं है, जो का बेसिक टेबल में ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है आपको। अब आता है हमारे बेसिक चीज, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस। मेन डिफरेंस होता है जो कि आपको सबसे पहले नंबर पे बताना है, क्या है? Cell wall. सेल वॉल प्रेजेंट होती है Cell में cell wall. सबसे मेन बेसिक डिफरेंस है। और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन होती है। बाकी ये चीजें हैं प्लांट सेल में होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल, ये सब प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। बाकी एनिमल होती है मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है? सेलुलोज। लेकिन बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन्स एंड फंगल में काइटिन की बनी होती है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इट इज अ रिजिड वॉल, so provide rigidity and mechanical support for the organism.
नाउ कम टू, इसके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। नाउ कम टू सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये क्या है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, ठीक है, क्योंकि ये तो सारी सेल प्लांट सेल्स में भी होती है, तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, लेकिन प्लांट सेल्स में इसके बाहर सेल वॉल होती है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल, बार बार वही बात आ रही है, इट इज सेमी परमेबल। हमारी सेल वॉल क्या थी, दैट वाज टोटली परमेबल। टोटली परमेबल मींस उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो किसी भी चीज का इनवर्ड मूवमेंट एंड आउटवर्ड मूवमेंट करवाने के लिए परफेक्ट है। बट सेल मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं होता है, वो कुछ चीजों के लिए सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ऐसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेमी परमेबल। सेमी परमेबल पूरी तरह परमेबल नहीं है, कुछ चीजों को अंदर या बाहर आने देगी, सारी चीजों को अंदर नहीं आने। ठीक है, सेल कंपोनेंट होता है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, इट अलाउज आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स across it like diffusion and osmosis। डिफ्यूजन से बाहर जाते हैं, मतलब ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आर द प्रोसेसेस जिससे कि मॉलिक्यूल अंदर या बाहर जाते हैं सेल। या एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, दीज आर आल्सो सम प्रोसेसेस जिसके थ्रू प्रोडक्ट्स अंदर या बाहर जाते हैं सेल के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है किसी मॉलिक्यूल को सेल के बाहर या सेल के अंदर आने के लिए, इट नीड्स एनर्जी, सो इट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? फेगोसाइटोसिस मींस सेल ईटिंग। जब सेल कुछ खाती है उसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। एंड पिनोसाइटोसिस मींस सेल ड्रिंकिंग। सेल कुछ पीती है तो उसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। खाती है का मतलब हम लोग की तरह खाना तो नहीं खाएगी, खाती का मतलब जब कुछ सॉलिड फूड, सॉलिड प्रोडक्ट की एंट्री या एग्जिट होता है, सॉरी एंट्री होती है फेगोसाइटोसिस में, उसे कहते हैं हम फेगोसाइटोसिस। एंड पिनोसाइटोसिस कुछ लिक्विड मटेरियल की एंट्री होती है इनसाइड द सेल, दैट इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस। नाउ वी कम टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, ये भी एक ऑर्गेनेली है जैसे बाकी ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी एक ऑर्गेनेली है, लेकिन ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है। ठीक है, अब ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट जानते होंगे ना तुम लोग, ये तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में मेन डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स डजंट हैव न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैज न्यूक्लियस। ओके, बेसिक डिफरेंस है ये, तो न्यूक्लियस केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। Prokaryotic cells are always unicellular, while the eukaryotic cells can be unicellular or multicellular. Okay? न्यूक्लियस क्या है, इसकी शेप स्फेरिकल होती है, इसमें डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसमें कि न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स क्यों होते हैं, वही उनका सेम काम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। इट ट्रांसपेरेंट ग्रैनुलर मैट्रिक्स कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमैटिन नेटवर्क ऑफ डीएनए होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। ओके, इट आल्सो हैज अ स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इसके अंदर जो सेंटर, न्यूक्लियस के अंदर जैसे सेल का सेंटर इज न्यूक्लियस, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेंटर होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसमें मेनली दिस इज पैक्ड ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस? इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। मतलब सेल में कुछ भी हो रहा है, कोई सिग्नल आ रहा है, कोई सिग्नल सेंड कर रहा है, कोई इंपोर्ट हो रहा है, कोई एक्सपोर्ट हो रहा है, एवरीथिंग, कुछ भी सेल डिवाइड कर रही है, सेल एक टाइप से दूसरी टाइप की सेल बना रही है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। मतलब इसका कंट्रोलिंग सेंटर इज न्यूक्लियस। इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए व्हिच रेगुलेट्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में डीएनए और आरएनए दोनों आते हैं। This is the basic structure of a nucleus. This is the nuclear envelope which is double membrane. सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। ये देखिए क्रोमैटिन नेटवर्क है और ये यहाँ पर आपकी कितना पैक्ड हो गया है न्यूक्लियस में, पैक्ड ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क। इससे जुड़े हुए ऑर्गेनेलीज लगे होते हैं। आप पे देख रहे हैं ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे ये जो ग्रेनुलर सा चिपका हुआ है, दीज आर राइबोसोम्स। ओके, सो इट इज और ये जो यहाँ राउंड स्ट्रक्चर बना हुआ है, दीज आर न्यूक्लियर पोर्स।
नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, हालांकि होते बहुत है लेकिन हम इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल डिस्कस करते हैं फटाफट। रेटिकुलम ये क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स, अभी हमने जैसे उसका देखा है इन द साइटोप्लाज्म। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक गई हुई है, अभी हमने देखा था। इट एग्जिस्ट एज फ्लैटेंड सैक्स, और इसके जो फ्लैटेंड सैक्स उन्हें सिस्टर्नी करते हैं, एंड ब्रांच ट्यूब्यूल्स एंड ओवल वेसिकल्स, इससे वेसिकल्स निकल के अलग होते रहते हैं, ठीक है। इनके दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंड रफ। रफ क्यों होते हैं? क्योंकि रफ क्यों कहते हैं? इन पे राइबोसोम्स रहते हैं, और स्मूथ जिन पर राइबोसोम नहीं होते हैं, ठीक है। रफ का काम क्या होता है? मेन काम है रफ का प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि मेन काम है राइबोसोम का। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपका हुआ है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी है मेनली प्रोटीन सिंथेसिस। नाउ फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या फंक्शन है? हेल्प इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, सबसे मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। बाकी और भी फंक्शन, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, हालांकि चूंकि ये सेल मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फैला हुआ है, तो ये एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। माइक्रोबॉडीज और गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैसे बनाता है कि इसमें जो वेसिकल्स टूट होता है इससे अलग होते रहते हैं। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। नाउ कम टू गोल्गी एपरेटस, ये भी ग्रुप ऑफ कर्व फ्लैटेंड प्लेट लाइक कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें सिस्टर्न कहते हैं, जस्ट लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको मेनली कहते हैं पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल। इसका फंक्शन क्या होता है? दे स्टोर्स द प्रोडक्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लाइसोसोम प्रोड्यूस करते हैं बाय द, जैसे ही वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही थी वैक्यूल्स, ऐसे ही वैक्यूल्स बना के लाइसोसोम्स बनाते हैं, और ये वेरियस एंजाइम्स, हार्मोन और सेल वॉल जिनसे बनती है वो कुछ मटेरियल सीक्रेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या और कहते हैं? सेल का क्या कहते हैं? Power कहते हैं पावर हाउस। मैम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं और पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्योंकि एक तो मेन सेंटर होता है एटीपी जनरेशन का, ठीक है, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल, तो इसीलिए हम इसे पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? स्फेरिकल या रॉड शेप्ड होते हैं। इट हैज टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ और इनर मेम्ब्रेन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। सब पढ़ी हुई चीजें। इनर मेम्ब्रेन पे कुछ स्टॉक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है ग्रैनुलर होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है? डीएनए, आरएनए, 70s राइबोसोम, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है, ये 80s राइबोसोम है, क्योंकि 70s राइबोसोम्स किसमें होते हैं? प्रोकैरियोट्स। हाँ, प्रोकैरियोट्स में होते हैं 80s। हाँ, 80s की सब यूनिट्स कितनी होती है? 60s और 40s। 70s की सब यूनिट शायद 30 और 50s होती है, नॉट कंफर्म। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है? सिंथेसाइज एंड स्टोर्स एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, जिसे एटीपी कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी कैसे निकलती है? जब एटीपी इज डिसोसिएटेड इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नाउ कम टू ऑर्गन सिस्टम। ये हमने क्या पढ़ा? बेसिक सेल पढ़ा। सेल क्या बनाता है? कंपोज होकर टिश्यू। टिश्यू में, किसी भी टिश्यू में सेम टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। टिश्यूज मिलकर मेन जो हमारा फिजियोलॉजी का बेसिक है वो बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं? ऑर्गन में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, बट एक टिश्यू में सेम टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में 11 से 12 मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं। मेन नहीं, मतलब 11 से 12 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। वो हैं nervous system, endocrine system, lymphatic system, circulatory, respiratory, digestive, excretory, skeletal, muscular, and tegumentary, reproductive। ये सारे 11 हमारे सिस्टम से मिलकर ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है। सारे एक एक सिस्टम का इम्पोर्टेंस बहुत ही है, यूनिक है। कोई भी सिस्टम अगर हमारा डिसबैलेंस होता है तो एक होम्योस्टेसिस टर्म सुना होगा। होम्योस्टेसिस मींस मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वैल्यू ऑफ द बॉडी, मतलब
इंटरनल एनवायरनमेंट को, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए इन सारे सिस्टम्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम एक एक करके जो मेन सिस्टम्स हैं उनको पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन सिस्टम इज डिफरेंट। डाइजेशन है एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, देन अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which comes up to the entry of the stomach. This is called as esophagus. Digestive system में सपोर्टिव जो organs होते हैं उनमें liver भी आता है, then stomach, then small intestine, then large intestine, and then anus. These comprise to form digestive system. इसका function क्या होता है? Digestion, which is the process of the breaking of food into small molecules so that they can be absorbed and used by the body. क्या मेजर ऑर्गन्स जिसके थ्रू फूड पास होता है या जो मिलके बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल बॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसोफेगस क्या होता है? मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि थ्रोट को स्टमक से कनेक्ट करती है, मूव्स फूड डाउनवर्ड बाय स्क्वीजिंग। स्टार्ट होती है फेरिंग से और कनेक्ट करती है टिल द कार्डियक स्फिंक्टर या कार्डिया ऑफ द स्टमक, स्टमक की ओपनिंग से। दिस इज इसोफेगस की लेंथ 25 सेंटीमीटर नियर अबाउट होती है। इसका काम होता है पेरिस्टालसिस के थ्रू फूड को नीचे पहुंचाना स्टमक में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ GIT इंटेस्टाइनल सिस्टम इज स्टमक। स्टमक क्या है? मस्कुलर बैग है जहाँ पे केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन कॉन्टिन्यूज। यहाँ पर फूड 4 घंटे तक रहता है और चेंजेस इनटू द काइम। काइम क्या है? एक सेमी सॉलिड मिक्सचर है फूड का जो कि यहाँ पर आकर जब यहाँ से स्टमक को छोड़ता है फूड तो सेमी सॉलिड मिक्सचर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज काइम। स्टमक की क्या खासियत है कि इसमें देखो फूड कितना लंबा टाइम रह रहा है, 4 घंटे। क्या करता है? उसमें बार बार प्रोपल्शन, बार बार कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिससे कि पहले तो फूड टूट ही चुका है छोटे टुकड़ों में इसोफेगस में और हमारी च्यूइंग के थ्रू। उसके बाद इसमें मिक्सिंग होती है, इससे काइम बन जाता है। स्टमक हाईली एसिडिक होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में इसका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें होने में 4 घंटे लग जाते हैं, तो काफी लॉन्ग टाइम लगता है हमारा फूड स्टमक में। देन कम्स स्मॉल इंटेस्टाइन। टोटल हमारी जो GIT की लेंथ है दैट इज 8 to 9 मीटर्स। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ही केवल 7 मीटर लंबी होती है, बाकी सब तो 1-2 मीटर में निपट जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट ऑर्गन है इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ये डाइजेस्टिव जूस निकालती है। इसमें डाइजेस्टिव जूस कहाँ से आते हैं? लिवर एंड पैंक्रियास से, जो कि एसेसरी ग्लैंड्स हैं GIT। इसमें क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनर सरफेस पे स्मॉल इंटेस्टाइन। वो क्या करते हैं? उनका मेन काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम इज जब फूड ऊपर से टूट चुका है, उसमें सारे डाइजेस्टिव जूसेस मिल रहे हैं, तो मेन काम इज एब्जॉर्ब करना। बिलाई क्या करते हैं? बिलाई का काम क्या होता है कि वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं इंटेस्टाइन का, जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड होता है। इसमें क्या अलग केमिकल एंड फिजिकल डाइजेशन एंड्स हो जाता है। यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है केमिकल एंड फिजिकल। मतलब फिजिकल मीन्स उसका जो जैसे हमने खाया था फूड वैसा नहीं बचता है, उसका पूरा फिजिकली वो चेंज हो चुका है। एंड केमिकल चेंजेस मीन्स उसमें डाइजेस्टिव जूसेस आके मिल गए हैं। और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, क्योंकि हम लोग जानते हो ड्यूडेनम स्टार्ट फ्रॉम द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक। ड्यूडेनम में हाईली एल्कलाइन मीडियम होता है जिसकी pH 7.6 होती है, और जबकि स्टमक इज हाईली एसिडिक, उसकी pH होती है 2 to 3। ठीक है, तो जो फूड हमारा एसिडिक था वो आके यहाँ पर एल्कलाइन हो चुका है। लिकली का मेन काम ये भी है कि जो स्टमक का एसिडिक मीडियम था उससे डैमेज ना हो हमारी म्यूकोसा, तो फूड जब यहाँ आता है तो उसको एल्कली, उसका जो एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है स्टमक का बाय द एल्कली सिक्रीशन ऑफ द ड्यूडेनम। नाउ आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन कम टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली काम क्या है? जितना फूड का
एब्जॉर्प्शन जो मेन चीजें थी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब एब्जॉर्ब हो चुके हैं फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम है एक तो फूड को आगे बढ़ाना टुवर्ड्स एनस बाय द प्रोपल्सिव मूवमेंट एंड वाटर एब्जॉर्ब करना। अभी तक वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ हमारे फूड का, यहाँ पे बहुत वाटरी सा फूड आता है और लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम होता है फूड वाटर एब्जॉर्ब करना। इसमें जो ये ऐसे राउंड राउंड से निकले हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एज गॉस्ट्रेशंस। लार्ज जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ आ जाता है सीकम, जो कि दिखाई नहीं, सीकम से ही निकलता है अपेंडिक्स। ठीक है, दिस इज ascending colon, this is transverse colon, this is descending colon, फिर sigmoid colon, फिर rectum, then anal canal। ठीक है, लास्ट में आता है एनस। ये मसल कंट्रोल द रिलीज ऑफ सॉलिड फूड। एनस से सॉलिड हमारा जो वेस्ट है सब कुछ है वो जितना हमारा यूजफुल था वो हम ले चुके हैं फूड से। स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारा एब्जॉर्ब कर लिया है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद भी जो अनडाइजेस्टेड चीजें बचती हैं या वेस्ट है उसे हम बाहर निकाल देते हैं थ्रू एनस। तो एनस क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि मसल कंट्रोल्ड होता है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं। ये सब डीप में ज्यादा में जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बेसिक बताना है। तो यहाँ से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट सिस्टम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फॉर रेस्पिरेशन। इसके मेन स्ट्रक्चर्स क्या है, नोज, माउथ, ट्रैकिया, लंग्स। इसका फंक्शन क्या है, ये एयर को इनटू एंड आउट मूव करता है इनटू द लंग्स एंड कंट्रोल्स द गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड लंग्स। ठीक है, तो मेन फंक्शन है कि हवा को अंदर तक ले जाना लंग्स तक, उसका एक्सचेंज करवाना ब्लड से। एक्सचेंज में क्या होता है, जो एयर की एनवायरमेंटल एयर की ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में पहुंच जाती है। जो ब्लड डिफरेंट टिश्यू से घूमकर जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लाता है उसे लंग्स में छोड़ देता है, जो कि बाहर निकाल दी जाती है बाय द एक्सपायरेशन प्रोसेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय द लंग्स। इसमें क्या क्या मेनली हमने बात कर चुके हैं। नोज के बाद ये क्या आता है, जो कि कॉमन पाथवे होता है माउथ एंड नोज का, ये कहते हैं उसे फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया स्टार्ट हो जाती है। Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। पहले नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ट्रैकिया। ट्रैकिया में ये क्या दिख रहे हैं, दीज आर कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, दीज आर कार्टिलेजिनस रिंग। देन ट्रैकिया ब्रांचेस इनटू 2 मेन ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई। लंग्स 2 होते हैं, तो ट्रैकिया जब आती है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 2 मेन ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई में 3 डिवीजन होते हैं ट्रैकिया के एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में 2 डिवीजन होते हैं। थोड़ा सा ये है कि राइट ब्रोंकाई में जब राइट ब्रोंकस एंटर करता है लंग में तो वो थोड़ा स्ट्रेट होता है, और लेफ्ट ब्रोंकस जब एंटर कर रहा है तो देख रहे हो थोड़ा सा एंगुलर है। तो ये भी पूछा जाता है, जैसे हम कुछ भी अगर नाक में जैसे छोटे बच्चे कोई भी चीज डाल लेते हैं तो उसमें कौन से लंग में ज्यादा जाने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें रहते हैं राइट ब्रोंकस के थ्रू ज्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि देखो राइट ब्रोंकस स्ट्रेट होता है और लेफ्ट ब्रोंकस जब लेफ्ट लंग में एंटर करता है तो थोड़ा सा एंगुलर होता है। ठीक है, राइट ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स व्हाइल द लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। अब ये लेफ्ट जो मेन ब्रोंकस डिवाइड हुए हैं वो और फर्दर डिवाइड होते रहते हैं। टोटल ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें 23 डिवीजन्स होते हैं। पहले ट्रैकिया डिवाइड हुई प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकस डिवाइड होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंक्यूल से मतलब पतले पतले और नैरो डिवीजन होते जाते हैं ब्रोंक्यूल्स, देन डिवाइड इनटू द एयर्स। ये जो एयर सेल्स दिख रहा है दीज आर कॉल्ड एज एल्वेलाई। These are the dead ends। ना उसका एक्सचेंज होता है थ्रू द ब्लड। एक्सचेंज में क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है ब्लड में, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आती है एयर सेक्स में, एल्वेलाई में। डेड एंड का मतलब क्या है कि अब इससे आगे कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे हवा आकर जब ट्रैप है उससे फिर हवा को इस रास्ते से वापस आना, मतलब जिस रास्ते से आई है उसी सेम रास्ते से वापस आना, तो एल्वेलाई आता है डेड एंड।
यहाँ पर एक्सचेंज होता है। अब ये जो पूरा इतनी ब्रांचिंग हो गई, तो ये हमारा जब लंग अगर हम खोल के देखें, अंदर से उसका कट सेक्शन देखें, तो पूरा लंग इतना ब्रांचेस का एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस ट्री को हम कहते हैं ट्रैकियो और ब्रोंकियल ट्री। मतलब ट्रैकियो और ब्रोंकियोल से बनके जो उसके डिवीजन से बनके जो ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, उसे हम कहते हैं ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। ये कभी कभी पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री में कितने डिवीजन्स होते हैं, तो दे आर 23 डिवीजन्स। पहले 17 डिवीजन्स आते हैं, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल। टर्शियरी ब्रोंकियोल को रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल भी कहते हैं। टिल टर्शियरी ब्रोंकियोल या रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स तक 17 डिवीजन होते हैं। वहां तक गैस का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट्स आफ्टर द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। पूछा जाता है इसमें डेड स्पेस क्या होता है। मेन चीजें मैं बता दे रही हूँ जल्दी जल्दी। अब जैसे एक बार में हम कितनी हवा अंदर ले जाते हैं, कितनी बाहर एग्जिट करते हैं, उसे कहते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। हमने एक बार सांस ली, कोई विदाउट एनी एफर्ट, जैसे हम अभी बैठे हैं नॉर्मली सांस ले रहे हैं, एफर्ट्स लगाएंगे अगर हम डीपली इंस्पायर करेंगे तो हम बहुत ज्यादा सांस हवा अंदर ले सकते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। हम जो नॉर्मली विदाउट एनी एफर्ट्स जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, उसमें हम जितनी एयर अंदर ले जाते हैं, जितनी बाहर निकालते हैं, उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml। मतलब हम एक बार में 500 ml हवा अंदर लेते हैं, 500 ml ही बाहर निकालते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है डेड स्पेस। व्हाट इज डेड स्पेस? डेड स्पेस क्या है कि हमारा गैसेस एक्सचेंज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक नहीं हो रहा है, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, इनमें गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इनका काम क्या है? केवल एयर को एल्वुलाई तक पहुंचाना। तो ये वहां तक जहां तक एयर का ट्रांसपोर्ट नहीं है, गैसेस ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं डेड स्पेस, कि वहां पर एयर का कोई भी यूज हो ही नहीं रहा, उसके बाद हमारा एक्सचेंज होता है। तो डेड स्पेस में कितनी एयर रह जाती है? सारी एयर वहां नहीं पहुंच पाती, कुछ में फिल रहती, सारी एयर एल्वुलाई में नहीं पहुंच पाती। तो 500 में से 150 ml गैस डेड स्पेस में रह जाती है। हाँ, एयर डेड स्पेस में रह जाती है। तो 500 ml इज टाइडल वॉल्यूम एंड तो 150 ml इज डेड स्पेस वॉल्यूम की 500 में से 150 ml गैस का कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, वो जैसे आई थी वैसे ही वापस हो जाती है, ठीक है। बेसिक चीजें थी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। नाउ कम टू सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सब कुछ सर्कुलेट करना। सब कुछ सर्कुलेट करना मतलब ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंपोज मिली, इसमें ब्लड फ्लो करता है। ब्लड फ्लो से क्या सर्कुलेट करता है? न्यूट्रिएंट जाते हैं, ऑक्सीजन जाती है हर सेल्स, हर टिश्यू तक, और वापस यहाँ से क्या आते हैं, जो कि सेल्स और टिश्यू के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो सारा वापस आता है हमारा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज सर्कुलेट कंपोज्ड, जितना भी ब्लड के थ्रू कंपोज्ड, ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है, तो ये सब मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है दैट इज हार्ट, जानते हो तुम लोग। और हार्ट से जो निकलती है वेसल्स, वो होती है आर्टरीज एंड वेन्स। जो दो तरह की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, जो हार्ट से निकलकर ऑर्गन तक जाती हैं, दीज आर कॉल्ड एज आर्टरीज। जो ऑर्गन से निकलकर वापस हार्ट तक आती हैं, दीज आर कॉल्ड एज वेन्स, ठीक है। वेन और आर्टरी मेनली ऐसे ही कहा जाता है जो हार्ट से दूर जा रही है, मीन जो ब्लड ले जा रही है हार्ट से, उसे कहते हैं आर्टरी। जो हार्ट में वापस आ रही है, एंटर कर रही है, उसे कहते हैं वेन। बाकी इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी होता है कि आर्टरीज मोटी होती है, उनमें मस्कुलर लेयर ज्यादा होती है, ये वो। लेकिन आर्टरी और वेन का जो मेन हमने नॉमेनक्लेचर किया है, वो इसी बेस पे किया है। जो हार्ट से दूर जा रही है, दिस इज कॉल्ड एज आर्टरी। जो हार्ट की तरफ आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज वेन, ठीक है। अब इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली दो सिस्टम होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली दो सिस्टम होते हैं। अगर हम इसे ब्रॉडली डिवाइड करें तो दैट इज पल्मोनरी सिस्टम, हेलो, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। सुनाई दे रहा है ना? Yes, ma'am. पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, क्योंकि तुम लोग पूरा उसका पढ़ के आए होंगे कि हार्ट से कैसे ऊर्जा निकलती है, हार्ट में मेन
दो एट्रिया होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं ह्यूमन हार्ट में। लेफ्ट तो हम लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल मिलके कह देते हैं लेफ्ट हार्ट, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल मिलके कह देते हैं राइट हार्ट, राइट सर्कुलेशन राइट हार्ट। राइट वेंट्रिकल से निकलती है हमारी, क्या निकलता है, पल्मोनरी, कई करो बेटा, पल्मोनरी आर्टरी जो की जाती है लंग्स में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, अओर्टा। अओर्टा निकलकर क्या करती है, प्योर ब्लड को सारे सेल्स में सप्लाई करती है। और जो राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, उसमें होता है इम्प्योर ब्लड। हालांकि वो कह रहे हैं उसे आर्टरी, लेकिन है इम्प्योर ब्लड, वो ले जा रही है लंग्स में, लंग्स से ब्लड को लंग्स से प्योर करके, प्योर का मतलब उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करके ऑक्सीजन से प्योर करके जो ब्लड लेफ्ट में लाती है उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। आर्टरी में और अओर्टा और ले जा रही है प्योर ब्लड। आर्टरी में हम ये समझते हैं कि सारी आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, लेकिन नहीं, पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को हार्ट से लंग में ले जाती है। इसे हम आर्टरी क्यों कह रहे हैं जबकि ये इम्प्योर ब्लड ले जा रही है, क्योंकि अभी हमने बोला आर्टरी हम उस चीज को नाम देते हैं जो हार्ट से निकल रही है। पल्मोनरी भी हार्ट से निकल रही है और लंग में जा रही है, तो हालांकि उसमें इम्प्योर ब्लड हो या प्योर ब्लड हो उससे मतलब नहीं है, जो चीज हार्ट से निकल रही है उसे हम आर्टरी कहते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, बाकी सारी आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है। ओके, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। हालांकि ब्लड में लास्ट टर्म पे पढ़ाया जा चुका है मोटा मोटा, तो बाकी हम पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन की बता चुके हैं इन अ लूप थ्रू द lungs where the blood is oxygenated and the systemic circulation। अभी दो चीजें बताई थी, पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, जितना भी हमें सर्कुलेट होता है टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी उसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक अडल्ट में जो एवरेज ब्लड का अमाउंट होता है वो 4.5 to 5 लीटर्स होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे टोटल बॉडी वेट का 7% हायर करता है। ब्लड में क्या क्या होता है, हालांकि लास्ट क्लास हो चुकी है लेकिन फिर भी, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। मतलब प्लाज्मा और सेल्स होती हैं, सेल्स तीन तरह की होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमंस आर एनक्लोज्ड, मतलब ये क्लोज सिस्टम है। क्लोज का मतलब इसमें पाइप्स हैं, कुछ भी ऐसा खुला नहीं है कि कहीं भी आके ओपन आप कुछ भी डाल दे रहे हैं। मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आर क्लोज्ड मींस ब्लड नेवर लीक्स द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड हमेशा ब्लड वेसल के अंदर रहता है। हार्ट से निकलती है अओर्टा, अओर्टा डिवाइड होती है आर्टरीज में, आर्टरी डिवाइड होती है आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स डिवाइड होती है कैपिलरी में। कैपिलरी टिश्यूज के अंदर होती है, वहां एक्सचेंज होता है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का, गैसेस का, और फिर कैपिलरी से स्टार्ट होता है। अब रिवर्स आएगा ब्लड, ये तो पहुंच गया आपके सेल्स में, अब वापस भी तो आना है इम्प्योर ब्लड को। जब उसमें एक्सचेंज हो गया उसके बाद इम्प्योर ब्लड को हार्ट में वापस आना है, तो कैपिलरी से फिर बनती है। अब इधर वेन्स का काम होता है वापस लाना, फिर हम उनका नाम उल्टा कर देंगे, पहले बनती है वेन्यूल्स, वेन्यूल्स इकट्ठी होकर बनाती है वेन्स। सारी पूरे बॉडी की वेन्स अपर बॉडी लोअर बॉडी की इकट्ठी होकर बनाती है वेना कावा। वेना कावा राइट साइड में इम्प्योर ब्लड मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारा एक पंपिंग सिस्टम है, इसमें कहीं भी ब्लड लीक नहीं हो रहा है, केवल पाइप्स के अंदर मूव कर रहा है। तो कह रहे हैं द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन आर क्लोज्ड। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजेस अक्रॉस द ब्लड वेसल्स लेयर, डिफ्यूज करते हैं वहां कैपिलरी के थ्रू, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो डिफ्यूज हो जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल्स के होते हैं वो ब्लड के थ्रू वापस राइट हार्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स हैं, किडनी, किडनी से निकलती है यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरेटर एंड करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है यूरेथ्रा। ये ह्यूमन के मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। किडनी दो होती है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होती है, किडनी के ऊपर जो ये क्राउन शेप है ये क्या है, कौन सी ग्लैंड है, किडनी में ब्लड आता है, एओर्टा की ब्रांचेस होती हैं, डायरेक्ट ब्रांच होती है एओर्टा की, रीनल आर्टरी। किडनी से जो वेस्ट प्रोडक्ट वाला ब्लड, जो वेस्ट ब्लड ले जाता है, रीनल वेन। किडनी के मीडियल साइड से निकलते हैं यूरेटर,
किडनी के मीडियल साइड से निकलते हैं यूरेटर। यूरेटर, एक सेकेंड होल्ड बेटा। यूरेटर जो किडनी से यूरिन क्या है? यूरिन ब्लड को, किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं। किडनी का जो स्ट्रक्चरल फंक्शन होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या होता है? ब्लड आता है, छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड होता है, वहां से ब्लड का जो वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब एक्सक्रीट होते, छन जाते हैं। छन के वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम यूरिन कहते हैं। तो इस प्रोसेस से, अब इसका बहुत थोड़ा सा अंदर फिजियोलॉजी है जो कि हम उसमें नहीं घुस रहे हैं, मोटी मोटी चीज बता रहे हैं। जब यूरिन बन जाती है, वो किडनी के मीडियल साइड से, जिसे हाइलम कहते हैं, वहां से यूरेटर निकलता है। यूरेटर इकट्ठा करता हुआ यूरिन के पार्ट में कट सेक्शन देते हैं। तो उसमें अंदर 3 पार्ट होते हैं। बाहर की तरफ होता है कॉर्टेक्स, उसके अंदर होता है मेडुला, पेल्विस से ही यूरेटर हमारा निकलता है। ठीक है, यूरेटर यूरिन को लाता है और यूरिनरी ब्लैडर में एंड करता है। यूरिनरी ब्लैडर एक रिजर्वायर ऑफ यूरिन है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसमें यूरिन हमारी फिल होती रहती है। इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। जब ये पूरा फिल हो जाता है तो ये स्ट्रेच करता है, तो हमें सेंसेशन आता है कि हाँ, हमारा सेंसेशन ब्रेन तक जाता है। ब्रेन हमको बताता है कि हाँ फुल हो गया है और हमें वाइड करना है। तो यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है यूरेथ्रा के थ्रू वाइड करते हैं। मेल्स में यूरेथ्रा इज लॉन्ग, बिकॉज क्योंकि ये पेनिस के अंदर होता है, तो ये लॉन्ग होता है, और फीमेल्स में शॉर्ट होता है। फीमेल्स में शॉर्ट होता है, इसीलिए फीमेल्स में यूटीआई मींस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये मोटा हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मेनली नर्वस सिस्टम में 2 चीजें हैं, ब्रॉडली डिवाइड अगर हम करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन जो हमारे शरीर के बीच में जो चीजें हैं नर्वस सिस्टम की, क्या है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका मेन काम क्या होता है? ये इंटीग्रेट और कंट्रोल करता है। सेंटर में है, हर चीज को कंट्रोल करता है। उसके बाद होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? सेंटर से जो चीजें निकल रही हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गई, क्या निकलता है? क्रैनियल नर्व्स निकलती हैं ब्रेन से, और स्पाइन से निकलती है स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होती हैं। ठीक है, तो मेन जो डिवीजन है नर्वस सिस्टम का, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है सेंटर से पेरिफेरल तक कम्युनिकेशन बनाए रखना। अरे भाई, तार हमारा जो सेंटर ऑर्डर देगा कि हमें ये करना है, तो उसको ले जाने के लिए एंड तक, कि वो करवाने के लिए हमें तारों का जाल चाहिए, तो दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि नर्व्स आती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी 2 तरह के डिवाइड, अगर इनको और करें, सेंसरी और मोटर। व्हाट इज सेंसरी? सेंसरी मींस अगर हमने किसी ने हमें छुआ, हमने टेबल छुई, तो ये सेंस हमें कैसे मिला? रिसेप्टर के थ्रू जो सिस्टम ब्रेन तक ले जाता है, उसे कहते हैं सेंसरी या ऑपरेंट सिस्टम। ये हमारी पेरिफेरल के पार्ट हैं। और सेकंड वन इज मोटर सिस्टम। मोटर क्या है? अब हमने हमारे पिन चुभी, हमें पता चल गया पिन चुभी, तो ये हमें पता कैसे चला? थ्रू सेंसरी सिस्टम। अब हमें पिन चुभ रही है और हमें हाथ उठाना है, तो ये हमें कंट्रोल कौन करेगा? तो इसके लिए होता है मोटर सिस्टम। मोटर सिस्टम मींस जो चीजें ब्रेन से हमारे सिग्नल लाती हैं टिल द टर्मिनल पॉइंट्स, कि हमें ब्रेन बता रहा है कि अपना हाथ यहाँ से हटाओ। तो ये काम जो ये इन्फॉर्मेशन की हाथ हटाओ, ये इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन से और हमारी फिंगर तक ला रहा है, उसे कहते हैं मोटर सिस्टम। अब ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 चीजों में डिवाइड करता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जानते होंगे, फियर फाइट, कि अगर शेर आया तो भागो, तो इमरजेंसी कंडीशन में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। जो नॉर्मल जैसे हम बैठे हैं अभी, तो उसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट रहता है। पैरासिम्पैथेटिक मींस फूल वाला, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक है कि इस समय बस हमें अपनी जान बचानी है, तो उस समय जो एक्टिवेट होता है दैट इज सिंपैथेटिक रीजन। इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारा है, लेकिन केवल ऊपर से हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम मींस जो कि हमारे शरीर को कवर करती है, उस चीज में वो आती है। शरीर को कवर करती है स्किन और उसके अपेंडिसेस। अपेंडिसेस में क्या जाते हैं? हेयर्स आ जाता है, स्केल्स आ जाते हैं, नेल्स आते हैं। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कंप्राइजेस द स्किन एंड इट्स अपेंडिसेस
acting to protect the body from the various kinds of damage such as loss of water and damage from the कोई भी बाहर के एनवायरनमेंट से हमको जो इंटरनल एनवायरनमेंट प्रिवेंट करना है उसके लिए जो सिस्टम है दैट इज इम्पेगमेंटिंग सिस्टम। इसमें क्या क्या आते हैं बता चुके हैं, हेयर्स आते हैं, स्केल्स आते हैं, नेल्स आते हैं। इसमें इसके वैरायटी ऑफ फंक्शंस होते हैं। मेनली इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट करना, ये वाटर प्रूफ है, वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करती है, हमारे कुछ भी बाहर से डैमेज ना उसको प्रोटेक्ट करती है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो ये इसके काम है। इंटेग्रेटरी सिस्टम काम आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस, सर्वाइकल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस, टेस्टिस ये सब आता है। यूरेथ्रा क्यों लिखा है? क्योंकि पेनिस के अंदर होता है, ठीक है। हालांकि यूरेथ्रा की थ्रू, हेलो am I audible? यूरेथ्रा की Yes, थ्रू ma'am. Yes, ma'am. होता है तो Yes, में क्या क्या आता है? ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। Yes, ma'am. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सेक्स ऑर्गन दैट प्ले अ रोल इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं क्या क्या है। मेन सेक्स ऑर्गन्स पेनिस और टेस्टिकल्स हैं, ये सीमेन प्रोड्यूस होता है इनसे, और स्पर्म सीमेन में होते हैं एज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स फर्टिलाइजेस द ओवम इन द फीमेल बॉडी, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम ये है कि आप स्पर्म बनाइए और उसको फीमेल की बॉडी में पहुंचाइए। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है। कहाँ होता है? फीमेल की फैट, ठीक है। नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके हम मेन चीजें पढ़ चुके हैं। किससे बना होता है? न्यूक्लियस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज। ओवरीज क्या करती हैं? ओवम बनाती हैं। पर मंथ ओवम हमारा, अगर ओवम बनता है हमारा पर मंथ, अगर ओवम को स्पर्म मिल गया तो वो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होकर आपका जाइगोट बना देगा। जाइगोट में सेल डिवाइड कर करके फीटस बना देगी। अगर उसे स्पर्म नहीं मिला पर मंथ तो ओवम निकल जाता है। उसे क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवम की स्टेजेस वो आती है और वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो पर मंथ हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है अगर स्पर्म नहीं मीट करता है ओवम से। तो ये मोटा मोटा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम समझ गए हो, जो हमारे बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मेनली फ्रेमवर्क बनाता है स्केलेटल सिस्टम में। जब हम बच्चा पैदा होता है उसमें 270 बोन्स होती हैं और जब बड़े में 206 बोन्स रह जाती हैं। बाकी बोन्स कहाँ जाती हैं? कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती है, इसलिए उनका टोटल नंबर कम हो जाता है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को भी हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मींस पेरिफेरल। एक्सियल स्केलेटल में जो कि हमारे शरीर के बीचों बीच है, इसमें आते हैं वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज, स्कल, ये सब इससे जो एसोसिएटेड बोन्स है वो बनाती हैं हमारी एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है? जो कि हमारे